आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार। रमज़ान महीने में मस्जिदों में सभी नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में नमाज पढ़ने की इजाज़त के साथ पुलिस प्रशासन की ओर से गाड़ों वालों पर हो रही ज्यादती को रोका जाए और अन्य मांगों के निवेदन आज जमीयत उलमाए मराठवाड़ा अरशद मदनी संगठन की ओर से जिला अधिकारी को आज तारीख 12 अप्रैल 2021 सोमवार के रोज दिया गया। इस समय मराठवाड़ा अध्यक्ष मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग, एडवोकेट मोहम्मद तहमीदुद्दीन फारूकी, उसी के साथ सैयद अब्दुल रशीद, मौलाना ईसा खान काशिफी, हाफिज सैयद ईसा, मुनवर खान, शेख कबीर अन्य मौजूद थे। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में परभनी स्थित नालंदा मित्र मंडल की ओर से और पूर्व नगर अध्यक्ष एसएम अली पाशा इनके मार्गदर्शन पर जिंतूर रोड खादरा प्लाट इस जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 130वीं जयंती के उपरांत तारीख 12 अप्रैल 2021 सोमवार के रोज सुबह 11 बजे के दरमियान रक्तदान शिविर का कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व नगर अध्यक्ष एसएम अली पाशा ये थे, तो उद्घाटक नानलपेट पुलिस स्टेशन के एपीआई बालाजी तिप्पड़वार, प्रमुख अतिथि में मनपा पूर्व स्वास्थ्य सभापति सचिन देशमुख, पीएसआई मारुति चौहान, नगर सेवक शकील मोहिउद्दीन, बीड जमदार येसुरकर, स्वास्थ्य कर्मचारी कर्नलकर, डॉक्टर सुधा अंबेकर मैडम, मारुति सरगतवार, प्रीता मंटेवार आदि हाजिर थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया गया। आए हुए मान्यगणों का स्वागत जयंती के अध्यक्ष आकाश भराड़े, सिद्धार्थ मुजमुले, राघोजी चौहान भराड़े, अमोल भराड़े, भीम प्रकाश मुजमुले, शेख गुड्डू इन्होंने किया। तो कार्यक्रम का संचालन और आभार चंद्रकांत वाघमारे ने माना। हैदराबाद येथे नालंदा मित्रमंडळाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 130व्या जयंतीनिमित्त एक आदर्श उपक्रम राबविण्याचा कार्यक्रम आज आपण इथं घेत आहात। त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक आणि परभणी शहराचे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय पाशाभाई, आपल्या नानलपेठ पोलीस स्टेशनचे पीआय साहेब, माझे सहकारी मित्र शकील भाई, सहकारी मित्र व कर्मचारी गायकवाड साहेब आणि नालंदा मित्रमंडळाचे उपस्थित असलेले सर्व रक्तदान दाते, खरं तर या कोविडच्या काळामध्ये समाजाला आणि या शहराला ज्याची गरज आहे अशा आदर्श गोष्टीचं अनुकरण आपली जयंती समिती करत आहे, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन। आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपरांत नालंदा मित्र मंडल की ओर से और यहाँ के सीनियर नेता कायद एसएम अली पाशा इनके मार्गदर्शन पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज समूचे हिंदुस्तान में जो है तो कोरोना की महामारी चल रही है, उसके तहत आज कई बीमारियों के कारण आज परभनी ज़िले जैसे देहात हम जब बताया जाता है कि वहाँ पर भी आज खून की जो तो कमी होने के कारण ये बहुत बड़ा निर्णय है जो 5-7 सालों से यहाँ पर ये मित्र मंडल लेता है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एपीआई तिप्पड़वार साहब, आप इसके ऊपर आप यहाँ के नागरिकों को क्या संदेश देंगे कि आपकी तरफ से? आजच्या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये भरपूर पेशंटची संख्या वाढलेली आहे आणि औषधं देखील मिळत नाही आहेत, रेमडेसिवीरसारखे इंजेक्शन मिळत नाही आहेत, तसेच त्यांना रक्ताचा पुरवठा देखील होत नाही आहे। त्यामुळे नालंदा मित्रमंडळ यांच्या वतीनं जो या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, जी खरी काळाची गरज आहे आणि जी आता अत्यावश्यक बाब आहे, अशाच प्रकारचा उपक्रम दुसऱ्यांनी देखील केल्यानंतर त्याचं स्वागतच होईल, शासनाच्यातर्फे स्वागतच आहे। आणि यांनी जो कार्यक्रम आयोजित केला त्यांना मी त्या शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय भारत। हमारे एपीआई तिप्पड़वार साहब ने ये बताया है कि आज ये ज़रूरत है, हर नौजवान ने धींगा मस्ती करने के, जयंती मनाने के बजाय किसी तरीके से धूम शराबा किया जाता है, वो ना करते हुए ऐसी रक्तदान देकर एक श्रेष्ठ दान का काम करते हुए अन्नदान इस तरह के काम करे, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व नगर अध्यक्ष और इस 25 सालों से यहाँ पर जो चुन कर आ रहे हैं जनता के लाडले नेता एसएम अली पाशा, इनसे हम पूछते हैं कि आप जो यहाँ पर 5-7 सालों से जो ये मित्र मंडल को जो आपका मार्गदर्शन लगा हुआ है, जिसके तहत आपके पास यहाँ रक्तदान शिविर किया जाता है, उसके बाद जो तो जयंती निकाली जाती है, ये उपक्रम करने का आपको किस तरह से महसूस हुआ और क्या इसका बात रही है? ये नालंदा मित्र मंडल हैदराबाद प्लाट जिंतूर रोड 10-12 साल से ये सिलसिला जारी है खून देने का। हमने सोचा कि आज के ज़माने में पैसे का कोई वैल्यू नहीं, पैसा कोई भी दे सकता है, लेकिन खून देना, नालंदा मित्र मंडल के जो बच्चे हमारे
जो दलित समाज के बच्चे हर साल 50-60 बच्चे जो खून देते हैं, उसका ये अनमोल चीज़ तोहफा है, ये किसी के काम आना खून। ये मकसद था हमारा कि इंसानियत के नाते आज देश को कोरोना जो है उसमें खून की ज़रूरत है, लेकिन ये मित्र मंडल 10-12 साल से खून देता आ रहा है। हाँ, इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बच्चों का, नौजवान बच्चों का, जो हर साल अपना रक्तदान शिविर लेते हैं और कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के चंद्रकांत वाघ हमारे सर, ये जो आपकी जो कल्पना है और जो कि आज हम देखते हैं कि आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, इस पे जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अभी जैसा एसएम अली पाशा साहब ने कहा है कि भाई आज करोड़ों रुपए होने के बाद भी एक दूसरे को काम है इंसान से इंसान को काम में आना, लेकिन आपकी जो ये संकल्पना है, ये संकल्पना आप किस तरह से निभाते हैं और यहाँ के जो युवक है जो आपकी इस कहने में, ये बारे में आप मार्गदर्शन कीजिए। सर, दरवर्षी आम्ही आमच्या जयंती मंडळाच्या मार्फत हे असं DJ वगैरे किंवा इतर गोष्टीवर खर्च न करता ते दरवर्षी आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवत आहोत। त्याच उपक्रमाचा भाग म्हणून ह्या रक्तदान शिबिराचं आयोजन यापूर्वी केलं होतं, आताही करत आहोत। परंतु आज सध्या काळाची गरज लक्षात घेऊन या उपक्रमाचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे आणि आम्ही या जयंती मंडळाच्या माध्यमातून एकच सांगू इच्छितो की अवांतर इतर खर्च न करण्यापेक्षा जे समाज उपयोगी कामं आहेत, जे समाजाला ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे त्या गोष्टीचं जास्तीत जास्त नियोजन करून समाजाला एक प्रकारचं सहकार्य करावं, हेच या माध्यमातून आम्ही जयंती मंडळाच्या माध्यमातून सांगतो। आज जवळपास 50-60 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे। आज यहाँ के आए हुए खुसूसी मेहमान और उसी के साथ साथ यहाँ के आयोजक और उनके साथ साथ यहाँ पर ब्लड रक्तदाता जो आए हुए हैं वो रक्तदान दे रहे हैं। हम ये जयंती के नालंदा मित्र मंडल और यहाँ के मार्गदर्शक एसएम अली पाशा के तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि आने वाले दिनों में जो जयंती मनाई जा रही है, जयंती का ऐसा उपक्रम मनाया जाए जिससे आम आदमी को काम में आए और किसी की दुआ लगे। यही आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहेगा। देखते रहिए हमारे न्यूज़ को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रायगढ़ चुनाव क्षेत्र के विधायक रत्नाकर राव गुट्टे, इनकी सोमवार से जो अनशन जारी किया गया था बेमुद्दत, उस पर आज जिला प्रशासन ने उन्हें लेखी स्वरूप में आश्वासन देते हुए उनका अनशन अब शाम के टाइम पे खत्म किया गया है। उन्होंने जो आश्वासन के दौरान उनको जो लेखी आश्वासन दिया गया है उससे उन्होंने समाधान रहते हुए उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है और उनके कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। प्रशासनानं दखल घेतली आणि सगळ्या मान्य आमच्या मान्य झालेल्या आहेत आणि प्रत्येक गोष्टीचा आम्हाला टाईम ठरवून दिलेला आहे। मे अखेर गोदावरीवरनं माझ्या गंगाखेड पुलावरनं रहदारी सुरू होणार आहे मे एंडपर्यंत, असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे आणि रायटिंगमध्ये दिलेलं आहे। प्रत्येक गोष्ट रायटिंगमध्ये दिली आहे। त्याचं मुळी बंदराचं टेंडर काढायचं, टेंडर पण ते रायटिंगमध्ये दिले की आम्ही याच महिन्यामध्ये एप्रिलमध्ये टेंडर काढू म्हणून सांगितले। त्या सगळ्या गोष्टी मान्य झालेल्या आहेत, त्यामुळे मी उपोषण मागे घेत आहे, सोडत आहे। मानोद तहसील मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष माधवराव नानेकर, इन्होंने ग्राम अस्पताल मानोद में नाम की नोंद कर कोरोना कोविड-19 का टीका लेकर पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इस तरह से बताया है। सभी बहुजन समाज भाइयों ने आप खुद होकर और समाज के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की हिफाजत करे और ख्याल रखे। सरकारी अस्पताल में नाम नोंद कर कोरोना कोविड-19 इस फैलने वाली बीमारी को रोकथाम करने हेतु टीकाकरण कराकर ले। टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, मैंने लिया है, आप भी टीका कराकर ले, ऐसा आह्वान मराठा सेवा संघ के मानवत तहसील अध्यक्ष एवं मानवत कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक माधव नानेकर इन्होंने किया है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तारीख 14 अप्रैल 2021 के रोज मनाई जा रही है। इसी के तहत आज परभनी शहर के नाननपेट पुलिस थाने में डीजे साउंड बजाने वालों की बैठक ली गई। उसमें उन्हें नोटिस भी जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि फिलहाल कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती सादी तरीके से मनाई जा रही है। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने 9 अप्रैल 2021 के परिपत्रक के तहत क्रमांक संकीर्ण 0321/प्र क्रमांक 72/1 के तहत मार्गदर्शक सूचनाएं दिए हैं। उसका पालन करना जरूरी है। कोविड-19 विषाणु का बढ़ता फैलाव को ध्यान में रखकर प्रभात फेरी और बाइक की रैली, उसी तरह रैलियां और रैलियों में डीजे साउंड सिस्टम बाजा बजाना शासन ने पाबंदी लगाई है। आपने तारीख 14 अप्रैल 2021 के रोज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर नियमों का और शासन के और परिपत्रक के मार्गदर्शन सूचनाओं का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार समझकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी नोटिस डीजे साउंड वालों को नानलपेट पुलिस थाने में बैठक के दौरान दी गई। इस समय नानल पुलिस थाने के एपीआई बालाजी तिप्पलवार, इन्होंने विशेष मार्गदर्शन किया और आए हुए
हुए डीजे धारक और ऑल इंडिया महाराष्ट्र डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मीनाश फारूकी, शंकरराव तोड़कर, जवाहर पदम गिरवार, वाजेद, शेख इब्राहिम, शेख सिराज, अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। इस समय डीजे और साउंड धारकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के डीजे, साउंड, लाइट, ये तमाम चीज़ लगाने वालों को आज नानलपेट पुलिस थाने के अधिकारी ने बुलाकर उन्हें डीजे ना लगाने की सख्त ताकीद की। लेकिन इसमें जो डीजे वालों जिन्होंने एडवांस लिए हुए, उनका क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। मी शाहूनगर येथील जयंतीचा कार्यक्रम घेतलेला आहे 15,000 रुपयामध्ये. तर त्याच्यातून 10,000 रुपये मला पोहोचलेले आहेत आणि माझ्या मुलांना मी लेबर पेमेंटसाठी वगैरे पैसे वाटलेले आहेत. आता ते ॲडव्हान्स मी वापस कुठून द्यायचा, ह्या गोष्टीचा काहीतरी प्रश्न माझ्या डोक्यासमोर पडलेला आहे. मैंने 14 अप्रैल के वास्ते डीजे की बुकिंग लिया था और मैंने आज से कम 15 दिन पहले डीजे की बुकिंग ली हुई है. मैंने सामने वालों से 10,000 रुपये एडवांस भी लिया, उसमें से मैंने जनरेटर वाले को पैसे दिया, उसमें मैंने गाड़ी वालों को एडवांस पैसे दे दिया. अब मैंने साहब ये बुकिंग ले वाली 28 तारीख को, और अभी पुलिस स्टेशन में हमारे को बुलाए और पुलिस प्रशासन ने हमारे को बोले कि डीजे मत लगाओ. अब मैंने जो 10,000 रुपये लिया था वो जनरेटर वालों को, गाड़ियाँ वालों को, सबको दिया. और जो मंडल के लिए मैंने डीजे लगाया साहब, तो उन्होंने बोल रहे कि लगाओ, हम जिम्मेदार है. और अब हमने पुलिस स्टेशन का सुनना है क्या उनका सुनना? अगर पुलिस स्टेशन का हम अगर सुन रहे साहब, तो फिर हमने वापस वो 10,000 रुपये देना क्या था? जनरेटर वाला बोल रहा मेरे से खर्चा हो गए, गाड़ी वाला बोल रहा मेरे से खर्चा हो गए, तो अब मैंने उनको 10,000 रुपये कहाँ से देना था वापस के? और अगर हमारे को 28 तारीख को बुला के, अगर पहले बुला के बोलते थे कि भाई तुम डीजे मत लो, ये मत करो, तो हम बिल्कुल नहीं लेते थे साहब. अब उन्होंने पहले हमारे को कुछ बोले नहीं, और आप 2 दिन पहले आके बोल रहे कि डीजे मत लगाओ. तब हमने ले वाला काम है, नवा सामान ला लिए, वायरिंग नवी लाए, अब वो तकरीबन पैसे हमारे खर्चा हो गए साहब. तो आपने करना क्या इसमें? आज नानलपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये अचानक डीजे व्यावसायिक यांना बोलून मीटिंग घेण्यात आली. प्रशासनाला माहीत आहे, जयंती 14 एप्रिल जयंती ही वर्षानुवर्ष निघत आहे. मग ह्या जे मीटिंग घेण्याचा वेळ काळ अगोदर ठरवण्यात का नाही आला? अचानक आता 2 दिवसावर जयंती आलेली आहे. सर्व डीजे व्यावसायिकांनी ॲडव्हान्स घेऊन ठेवलेला आहे आणि डीजे व्यावसायिकांनी घेतलेला ॲडव्हान्स तो स्वतःसाठी नाही घेतला, तर त्यांच्या इतर नौकर वर्ग आहे, गाडीवाले आहेत, यांच्यासाठी सुद्धा त्यांना ॲडव्हान्स द्यावा लागतो. आणि घेतलेला ॲडव्हान्स त्याच्यापैकी बराचसा ॲडव्हान्स त्यांचा खर्च झालेला आहे. आणि अचानक ऐन वेळेस नानलपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये मीटिंग घेऊन डीजे लावायचा नाही आणि त्याच्यावर दडपशाहीचं धोरण अवलंबलं आहे. तर ह्या डीजे व्यावसायिकांनी काय करायचं? 2 वर्षापासून आता आम्ही परेशान आहेत. व्यावसायिक, मंडप व्यावसायिक, लाईट व्यावसायिक सर्व परेशान आहेत. आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे. सर्वांजवळ पैसा नाही, काम नाही, धंदा नाही. अचानक हा जयंतीचा थोडा बहुत काम आलेला आहे आणि हे सर्व डीजे व्यावसायिकाचं धूळखात पडलेलं सामान थोडंसं काहीतरी निघल बाहेर, ह्या धोरणातून त्यांनी हा काम घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये काही लाखो रुपये कमाई होणार नाही, पण त्यांचा रोज कमीत कमी महिना 2 महिन्याचा खर्चसुद्धा निघू शकेल, या हेतूने त्यांनी काम घेतलेलं आहे. आणि हे गरीब व्यावसायिक आमच्या परभणी जिल्ह्याचे छोटे छोटे धंदेवाले हे छोटंसं काम घेऊन काहीतरी कारण पोटापाण्याचा प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्यावर दडपशाही करून त्यांना आता भीती दाखवत आहेत की तुमचा डीजे जप्त करू, तुमच्यावर कारवाई करू, तुम्हाला हे करू. आता जर त्यांनी हा नाही केला तर तुम्ही बाहेरून मोठे मोठे डीजे मागून तर वाजवून जातातच ना, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? आणि ते सही सलामत निघून जातात आणि परभणीचा हा रोजगार बेरोजगार होत चालला आहे. त्याच्याबद्दल कोणी काही बोलायला तयार नाही. प्रशासन ऐन वेळेवर रात्रीतून मीटिंग घेऊन काही निर्णय दाखवत आहे. अगोदर ॲडव्हान्स घेतलेले काय करणार? त्याचा हा प्रश्न कोणी सोडवायचा? याच्याबद्दल काहीतरी प्रश्न सोडवण्याबद्दल कोणीतरी काहीतरी कारवाई करा आणि आम्हाला काही रोजगार भत्ता द्या, काही उदरनिर्वाहासाठी मानधन द्या. आम्ही आमचं सामान काय कुलूप कधीच काढणार नाहीत, घराच्या बाहेर बंद ठेवून देऊ कुलपामध्ये. ज्या अर्थी 14 एप्रिलच्या जयंतीनिमित्त जे काही मिरवणूक निघणार आहे, त्या मिरवणुकीला आम्ही सर्व व्यावसायिकांनी आमच्याकडील जे काही साऊंड साहित्य आहे, डीजे साहित्य आहे, थोडक्या प्रमाणात शासनाच्या नियमाप्रमाणे डेसिबलमध्ये राहून, नियमामध्ये राहून जे काही आम्ही भाड्यानं दिलं होतं जयंती मंडळांना. परंतु आज प्रशासनानं, पोलीस प्रशासन नानलपेठ या ठिकाणी आज जी मीटिंग घेऊन आम्हाला ज्या या प्रकारची नोटीस दिलेली आहे की आम्ही 14 तारखेला आमचं साहित्य त्यांना देऊ नये, दिल्यास आमच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, कायद्याने गुन्हे दाखल करण्यात येतील. आमची शासनाकडे एवढीच विनंती आहे की ज्या अर्थी शासन निर्णयाप्रमाणे जयंती मिरवणूक काढू नये असे आदेश असताना परभणीमध्ये सर्वांच्या सहकार्याने जयंती निघत आहे, हे स्वागतार्थ आहे. परंतु जर जयंती मिरवणूक निघत आहे तर त्या मिरवणुकीला लागणारी जे वाद्य आहेत, त्या वाद्याचं आम्हाला थोड्या प्रमाणात शासन नियमात राहून आम्हाला जर ते वाद्य लावण्याची जर परवानगी जर न देता तुम्ही गुन्हे दाखल करण्याची जर भाषा करत असाल तर आम्ही व्यावसायिकांनी काय करायचं? कारण की
जे काही आम्ही साहित्य लावत आहोत त्याचा आमच्याकडे जो काही ॲडव्हान्स आलेला आहे तो ॲडव्हान्स आमच्या एकट्याकडे नसता. आम्ही गाडी भाडे आहेत, आम्हाला जनरेटर आहे, या सर्व गोष्टीकरिता आम्ही तो खर्च केलेला आहे. परंतु आज दिनांक 12 रोजी आम्हाला पोलीस प्रशासन सांगते की तुम्ही तो ॲडव्हान्स वापस करावा. तर आम्ही कुठून करणार? कारण अगोदरच आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचे कामं नाहीत. आमचे आज दुकानाचे भाडे थांबलेले आहेत, लाईट बिल थांबलेलं आहे, ह्या सर्व गोष्टी आहेत. हे तुम्ही म्हणताय कोविडमुळं झालं, ठीक आहे, हरकत नाही. परंतु आज जी आमच्याकडे संधी आली होती काम करण्याची, काहीतरी उदरनिर्वाह 1-2 महिन्याचा उदरनिर्वाह आमचा त्या येणाऱ्या पैशावर आमचा धकला असता. परंतु शासनानं आज पोलीस प्रशासनानं आम्हाला सरळ नोटीस दिलेली आहे की कायद्याने गुन्हा तुमच्यावर नोंद करण्यात येईल. तर हे गुन्हे नोंद करून आम्ही ॲडव्हान्स कुठून वापस द्यायचा हे आमच्यावर मोठा प्रश्न पडलेला आहे. ज्या अर्थी मिरवणूक निघत आहे, ज्या अर्थी मिरवणूक निघणार आहे त्या अर्थी आम्हाला वाद्य लावण्याची सुद्धा परवानगी देण्यात यावी शासनानं. यासाठी आम्ही सर्व व्यावसायिक या ठिकाणी आलो होतो. तर आम्हाला मिटिंग्सला बोलवतात, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. शासनानं कुठंतरी थोडासा विचार करून आमच्या मागण्यासुद्धा आम्हाला थोड्याशा आम्हाला वाद्य वाजवण्याची परवानगी द्यावी, एवढीच विनंती करतो. मैं सैयद जावेद, आज परवनी के अंदर नानलपेट के अंदर हमको ये नोटिस दी गई और नोटिस जो है तो 2 दिन पहले दिए गए, जबकि हम लोग जो है तो बुकिंग 1 महीना पहले करते, 15 दिन 20 दिन पहले बुकिंग हो जाती. मगर ये आइन टाइम के ऊपर अब हमको नोटिस दे के ये बताया जा रहा है कि भाई आप साउंड मत लगाओ, डीजे मत लगाओ. और जो है तो कलेक्टर साहब जो है तो अभी तक क्या सो रहे थे क्या? जो आइन टाइम कभी रात में 11 बजे, कभी रात में 12 बजे आदेश निकलता है. हम लोगों को 8 दिन अब ये लोगों से जो हमने जो एडवांस लिए वाला है, अब ये लोग हमको जो है तो रिलेशन भी मेंटेन करना है, ये लोग से एडवांस भी लिए वाला है. अब ये लोग बोलते हैं कि डीजे लगाओ मत, डीजे पे सख्त कार्रवाई की जाएंगी बोलते, 50,000 रुपये दंड दिया जाएगा बोलते, सामान जब्त कर दिया जाएगा. तो आप ये पोजीशन के ऊपर आप 2 दिन पहले हम लोगों ने क्या करना चाहिए? इसके वास्ते हम टोटली जब कारोबार टोटली हम लॉक कर देने वाले हैं. अगर से ये हमारे उसके अंदर कुछ तो भी रास्ता निकालना चाहिए. रास्ता नहीं निकाले तो हम टोटली जब कारोबार बंद करने वाले. 14 अप्रैल छोटे साउंड लगेंगे ना. अगर आप परमिशन दे रहे हो, अभी हमारे गली के जैसे हमारे गली के लोग हैं तो उनके लगाता कहते नहीं, हम साल भर उनके कुछ काम आ रहते हैं, दूसरे काम आ रहते हैं, वो करना. और अभी वो बोलेंगे कोई लगाओ, हमने क्या करना? नहीं ना, वो आपके लिए है ना, ऑर्डर दिखाओ उनको, पुलिस स्टेशन ने हमको नोटिस दिया है, वो बोलते हम देखते हैं हमारे लिए. ये तो दोनों तरफ से, एक तो हमारे पास साल भर से काम है, अपेक्षा नोटिस दिए इसका, मोटे अपेक्षा नोटिस दिए इसका, या मोटा बोर्ड भी तय ना होता है. मैं क्या बोल रहा, पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, यहाँ पुलिस स्टेशन में बैठो, उधर से अगर बड़ा डीजे निकला तो तुम तुम्हारा लगाओ, ऐसा भी बोल रहे हो कि उधर से सब के निकलना है, बाद में गली का उधर से निकला तो हम लगाओगे. डीजे बड़े हैं साहब, हमारे को छोटे छोटे हैं, हमारे को पावर नहीं है, आप उनका बैठ नहीं रहता. हमारे डीजे में छोटे साउंड है. अगर आप उनको परमिशन दे रहे या फिर हमको आप जयंती को परमिशन दे. आदाब, नमस्कार. परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार. जमीयत उलमाए मराठवाड़ा अरशद मदनी इन पदाधिकारियों ने मिलकर आज जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया है. उन्होंने बताया कि पवित्र रमज़ान महीने में जिस तरह तरावी के लिए वक्त दिया जाता है उस तरह से परमिशन दी जाए, और उसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जिन गाड़ियों वालों पे ज़्यादती की जाती है उस बारे में जो मामले लेके आए हैं, इन्होंने जो सवाल लेके आए, जो प्रश्न लाए हुए, जो समस्या लाए, उन्होंने क्या है और जिला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया, आइए उनसे जानते हैं. आज हम लोग जमीयत उलमा मराठवाड़ा के तमाम जिम्मेदार और जमीयत उलमा ज़िला परभनी के तमाम लोग ज़िला अधिकारी साहब के पास मुलाकात के लिए गए. उनको बाज़ाब्ता निवेदन दिया कि रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन की वजह से नमाज़ों के पढ़ने का बड़ा मसला आ रहा है, और ख़ुसूसन तरावी की नमाज़ का. तो हमने उनसे कहा कि भाई लॉकडाउन आप लगा रहे हैं, रात में कर्फ्यू रहेगा, तो कर्फ्यू जो रहेगा आपका वो 10 बजे के बाद से आप लगाइए ताकि तरावी की नमाज़ मुकम्मल हो सके. दूसरा मुद्दा ये था कि जो रोज़ मजदूरी करने वाले और हाकर्स है, गाड़े पे अपने माल बेचते हैं, दिन भर बेचकर जो है रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं,
कर्फ्यू में या लॉकडाउन के पीरियड में पुलिस आकर उनके गले या उनके सामान और उनके गाड़ों पे की चीज़ें जो है उसको नुकसान पहुंचा रही है। बेचारे गरीब लोग, वो उतना ही उनका पूरा सरमाया होता है और वही नुकसान उनका हो गया तो वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, कैसे घर पे कुछ लेकर जाएंगे। तो ये भी एक दरख्वास्त थी कि पुलिस जो है इस तरह के उनके नुकसान पहुँचाने से रुके और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ खाने पीने का ऐसा इंतज़ाम करे कि अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो उनके लिए महीने 2 महीने का ऐसा इंतज़ाम हो जिसकी वजह से वो अपने बाल बच्चों के साथ कुछ गुजर बसर कर सके। तीसरी एक दरख्वास्त हमने ये की कि अभी कोरोना के बढ़ते हुए पेशेंटों को देखकर अद्वियात की बड़ी किल्लत हो गई है। बहुत सारी चीज़ें कम पड़ी है दवाखानों में, सरकारी दवाखानों में, प्राइवेट में लोगों को दवाओं का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तो हमारी कलेक्टर साहब के ज़रिए से हुकूमत हिंद और हमारे महाराष्ट्र से ये दरख्वास्त है कि दवाओं का इंतज़ाम करें ताकि लोग अगर कोई बीमार हो तो उनको वक्त पर दवा दी जाए। तो इंशाअल्लाह ये जो इजाफ़ा रोज़ बरोज़ नज़र आ रहा है उसमें बहुत हद तक कमी आ सकती है इंशाअल्लाह। ज़िला अधिकारी साहब से आज हमने मुलाकात की। मुलाकात का मकसद ये था कि अभी 1-2 रोज़ के बाद में सख्त लॉकडाउन के हुकूमत महाराष्ट्र ने ये ऐलान किया हुआ है। तो हमारी गुजारिश और दरख्वास्त ये थी ज़िला अधिकारी साहब से, पहली बात तो ये है कि इंसानियत के नाते हमने मुलाकात की ज़िला अधिकारी साहब से और हमने ये डिमांड, ये मांग रखी कि आप लॉकडाउन ऐसे ही थोप दे रहे हैं और जो गरीब जो कमाता है, रोज़ाना कुआँ खोद कर पानी पीता है, तो उनके लिए कोई इंतज़ामात नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, वो मरे चाहे कुछ भी हो। बीमारी से मरने के अलावा ये बेचारे खाने और पीने की अशिया से ही मर जा रहे हैं। तो हमारी ज़िला अधिकारी साहब के तवज्जुह से माननीय मुख्यमंत्री से हमने ये दरख्वास्त की और ये रिक्वेस्ट की कि ये जो गरीब रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं और खाते कमाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय योजना की जाए, उनके लिए खाने पीने की अशिया का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए किसी पैकेज का ऐलान किया जाए और उनके घरों तक उनकी इमदाद और मदद पहुँचाई जाए। दूसरी दरख्वास्त गुजारिश ये थी कि अभी पवित्र रमज़ान का महीना आ रहा है और मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा यानी मुक़द्दस और बाबरकत महीना होता है। मुसलमान किसी भी हाल में साल भर में ज़िंदगी गुजारे, लेकिन रमज़ान के अंदर वो अपने अल्लाह को, अपने भगवान और ईश्वर को याद करता है। तो इसमें जो रात का लॉकडाउन है, हमने ये रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, आज माननीय हमने कलेक्टर साहब से की, गुज़िश्ता कल हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री से भी ये रिक्वेस्ट दरख्वास्त की कि आप जो रात का लॉकडाउन लगा रहे हैं वो रात के 10 बजे से लगाएं ताकि हम 8 बजे से 10 बजे के दरमियान अगर राहत मिलेगी तो हम अपने भगवान को, ईश्वर को याद करेंगे और ये जो महामारी का पीरियड है उसमें हम अपने ईश्वर को मनाकर ये अल्लाह के सामने भी रखेंगे कि अल्लाह इस बीमारी से पूरे मुल्क को आज़ाद कर दे। और हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से सारे अवाम से और सारी मानव जाति से, इंसानियत से ये दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वाकई ये पीरियड हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। हम डिस्टेंसन का पालन करें, हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। हमारी यही यानी आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश व दरख्वास्त है। यूँ पूरा ये देखा जाए तो पहले ही जिंतूर शहर में एक तरकारी वाले को पुलिस वाले ने मारपीट करने पर से उसने आत्महत्या की है। इस बात को लेकर ये उलमाए हिंद ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज जो ज़िला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है कि जो गाड़े वाले हैं उन गाड़े वालों पर ज़्यादती पुलिस प्रशासन की तरफ से ना हो, इसलिए आज उन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि एक हादसा हुआ है जिंतूर शहर में, उसे बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब ऐसे बार बार होने वाले हादसे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ना खाली बर्दाश्त है। इस तरीके से इन्होंने बात बताई है। और हमारे इस कानूनी तौर पर पेशेंटे में हम यहाँ के अपने वकील साहब से पूछेंगे कि भाई आप जब ज़िला अधिकारी को मिले, आप ये शिष्टमंडल जाकर, तो आपसे क्या बात हुई और आपने उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है तो जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र मराठवाड़ा के अरशद मंदिरी ग्रुप के साथ हमारे मराठवाड़ा सदर आली जनाब मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब, हमारे शहर सदर, ज़िला सदर सैयद खालिद रशीद साहब के साथ हम लोगों ने ज़िला कलेक्टर साहब से बातचीत की और ये हम लोगों की दरख्वास्त थी खुसूसन कि जो तरावी के मसाइल है, तरावी के लिए हम लोगों को ख़ास तौर पे छूट दी जाए मसाजिद के दाखिले के अंदर तमाम नमाज़ों में रमज़ान के अंदर बिलखुसूस, और तरावी के लिए ख़ास तौर पे शाम का जो कर्फ्यू है वो 7 बजे के बजाय 10 बजे से लगाया जाए। दूसरी बात ये रही कि जिस तरीके से हुकूमत महाराष्ट्र ने ये ऐलान किया कि हम दो रोज़ के अंदर अंदरूने 2 रोज़ जो है तो हम सख्त लॉकडाउन की घोषणा करेंगे, तो इस ज़िमन में तमाम हमारे अफराद की जानिब से हमारे सदर का ये
ये कहना था कि जो आइम्मा मसाजिद और मौज़ना ने इनको भी ख़ास तौर पे पास दिया जाए, ताकि ये लोग जो है तो अपने घरों से मसाजिद का जो सफ़र है वो आसानी से तय कर सके, किसी किस्म की पुलिस के ज़रिए से इन लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। तीसरी बात, जो फेरी वाले हैं, जिस तरीके से अभी खारी साहब ने बताया कि फेरी वालों को जो तकलीफ़ है, जो लोग रोज़ को वहाँ होते हैं, को रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ की कमाई के ज़रिए अपने घर बार चलाते हैं, उन तमाम अफराद को जो है तो हुकूमत एक इमदाद मुहैया करे, उनको प्रोटेक्शन करे, ना कि पुलिस के ज़रिए से उनकी जो है तो तकालीफ में इजाफा हो। तो ये तमाम जो है, और दूसरी चौथी बात ये थी कि जो आपके मेडिसिन का जो टुटोड़ा है, मेडिसिन जो है तो कम मुहैया हो रही हैं, ये इस ज़िमन में भी हुकूमत महाराष्ट्र को और हमारे जो है सेंट्रल मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए। इसके ऊपर फास्ट जल्द से जल्द जितना भी हो सके उतनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस तरीके का हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया और काफ़ी तशफ़ी बख्श जो है तो हमको ज़िला कलेक्टर साहब की जानिब से जवाब मुहैया हुए। कलेक्टर साहब ने ये भी कहा कि हम जो है आपकी तमाम तर जो डिमांड है, इन डिमांड को हुकूमत महाराष्ट्र और सेंट्रल हुकूमत तक पहुँचाएँगे। तीसरी ख़ास बात ये थी कि जो गोशगुजार हुई कलेक्टर साहब के कि हम लोगों के पास जो राशन का अनाज तकसीम होता है, वो अनाज के गेहूं और चावल के बजाय मक्का तकसीम हो रहा है। मक्का हमारे पास कोई लोग खाते नहीं है, तो इस वास्ते ख़ास तौर पे बिल्कुल खारी साहब ने उस तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ कराई कलेक्टर साहब की कि इसके बजाय मक्का के बजाय गेहूँ और चावल, और इसके साथ जो अशिया ज़रूरी है, जिस तरीके से तेल है पकाने के लिए, दूसरी अशिया है, तो उन चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। सिर्फ चावल और गेहूं देने से पेट नहीं भरता, उसके साथ दूसरी जो लवाजमात वाली चीज़ें हैं, कम से कम वो तेल, नमक वगैरह, मिर्ची, ये भी मुहैया की जाए। इस तरीके की हम लोगों ने डिमांड की है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला कलेक्टर साहब हमारे साथ पॉजिटिव रहे और हमको इसकी खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मेरा नाम मोहम्मद ईसा खान काशफी, खाजिन जमीयत उलमा मराठवाड़ा जालना से। अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मुबारक को लेकर के जमीयत उलमा मराठवाड़ा हर ज़िला में ज़िला के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और पालक मंदिरों से मुलाकात कर रहा है। कल ये वफ्द जालना में मिनिस्टर राजेश जी टोपे साहब से मुलाकात करते हुए आज यहाँ कलेक्टर साहब परभनी के पास पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने बहुत सारी बातों को अपने बगौर सुना और तयक़ुन दिया कि जो मसाइल है हम हुकूमत महाराष्ट्र तक उसको पहुँचाएँगे और जो उलमा किराम के लिए, नमाज़ पढ़ाने वालों के लिए जो पास का इजरा है वो भी हम जारी करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो मेमोरेंडम हम दिया गया है उसके ऊपर हमारे को जो अमल पैरा होने की कोशिश की जाएगी। ऑल इंडिया महाराष्ट्र डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आज जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया और ये निवेदन में क्या कहा गया और किस बारे में निवेदन दिया गया है जानते हैं कि अभी जो 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, उसके लिए लोग मंडप और डीजे लगाने की जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर से ज़िला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि अब डीजे यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन ये डीजे धारकों का कहना है कि हमने किसी से एडवांस लिया हुआ है और उनसे क्या किया जाए, इस बात में आकर उन्होंने जो जिलाधिकारी को मिला और उन्होंने क्या निवेदन दिया हम जानते हैं। आत्ताच कलेक्टर साहेबांच्या भेटीमध्ये जे बोलणं झालं तर कलेक्टर साहेबांनी आमची डीजे वाजवण्याची परवानगी फेटाळून लावली आहे आणि परभणी जिल्ह्यामध्ये कोणाला डीजेला परमिशन नाकारलेली आहे आणि त्यांचं म्हणणं आहे की परभणी जिल्ह्यामध्ये कोणताही डीजे वाजणार नाही का कोणत्याही प्रकारचं वाद्य वाजू दिलं जाणार नाही जयंतीनिमित्त। आता परभणी जिल्हा मंडप असोसिएशनतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यात आलं, कारण की आम्हाला आत्ताच पोलीस स्टेशनच्या नोटीस आल्या होत्या की परवा जयंती 14 एप्रिलच्या मिरवणुकीला कसल्याही प्रकारची वाद्य परवाना नाही आहे, जर तुम्ही डीजे वगैरे वाजवला तुमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील। या निमित्त कलेक्टर साहेबांना भेटण्यासाठी गेलो असता साहेबांनी सरळ सांगितले आहे की सार्वजनिक जयंतीनिमित्त फक्त शासनाने 5 व्यक्तींना परवानगी दिलेली आहे, बाकी इतर कुठलीही मिरवणूक निघणार नाही। मिरवणूक काढले गेल्यास सर्वांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील। गुन्हे दाखल करणे हाच मार्ग जर एक असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही आहे, कारण आमच्यावर आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे। त्यानिमित्त आम्हाला जी आता तुम्ही मिरवणुकीला परवानगी दिली आहे तर आम्हाला थोडेसे आमचे वाद्यही वाजवता यावेत, जेणेकरून आमचं थोडंसं घराला हातभार लागतो आहे। परंतु शासनानं सरळ सांगितलेलं आहे की कसल्याही प्रकारची परवानगी दिली गेलेली नाही आहे आणि जर तुम्ही मिरवणूक काढली तर तुमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येईल। या गोष्टीचा आम्ही सर्व व्यावसायिक निषेध करत आहोत, निषेध करत आहोत। अभी हम कलेक्टर ऑफिस के सामने आए, कलेक्टर साहब से बात भी की है। कलेक्टर साहब का बोलना है कि भाई डीजे वगैरह कोई चीज़ लगाओ मत, मगर हमने जनरेटर की बुकिंग 1 महीना पहले लिए वाली है और ये लोगों ने एडवांस भी दिए वाला है, मगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई जनरेटर लगाओ आप।
और कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन ने हमको बुला के जो है तो लेटर भी दे वाला है कि भाई आप जनरेटर लगाओ मत और आप डीजे बजाओ मत बोल के। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर अब हमने क्या करना चाहिए? हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एक जगह जमा हो गए, कलेक्टर साहब के पास भी गए, पुलिस वालों के पास भी गए, मगर हमको कोई सहायता कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लोग हमारे को कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं। एक तरफ से इधर भी हमारी परेशानी आ गई है, एक तरफ से उधर से भी परेशानी आ गई। उधर से परेशानी ये आ गई कि भाई हम बुकिंग लिए वही कुछ करना चाह रहे, 2 साल से 1 साल से हम बेरोज़गार है। आज करने का टाइम आ गया तो ये लोग भी करने के लिए नहीं दे रहे, परवानगी भी दे रहे नहीं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग से सैनिटाइज़र इस्तेमाल हर चीज़ करने से भी तैयार है तो भी देने के लिए तैयार नहीं। और ये लोग 1 महीना पहले हमारे से बुकिंग कर चुके हैं, अभी ये एडवांस भी वापस नहीं ले रहे। अब ये परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए ये बताएं हम आपको। आज हम कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने के लिए आए थे, जिसमें डीजे और कोविड के जो भी सेंटर आज डीजे जो बंद हुए कि भाई हमको कलेक्टर साहब ने बोले कि डीजे की परवानगी नहीं है, 5 लोगों की ही परवानगी है, कोई जयंती को हमने परमिशन नहीं दी है, परवानगी नहीं दी है। तो अभी हमारे कुछ डीजे के लोगों ने एडवांस ले चुके थे। इसके लिए हमने सर को बोले कि भाई साहब ये लोगों ने एडवांस लिए हुआ है तो अभी हमने क्या करना चाहिए? तो बोले कि हमने परमिशन नहीं दिए, इसके लिए वो जो भी एडवांस है वो आप अपने हिसाब से देखो। तो हमने साहब से चर्चा किया कि भाई साहब अभी हमको इनको क्या करना चाहिए? अभी एडवांस काम नहीं, फिर आप एडवांस लिए हुए भी वापस दो, हम 2 साल 1.5 साल से खाली बैठे हुए हैं। तो हमने बोला साहब कि हमारे कुछ लोगों को मंडप एसोसिएशन के मंडप के लोगों को पूरे लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, जनरेटर वाले हैं, मंडप वाले हैं, ऐसा कुछ काम दो कोई सेंटर में, कोविड सेंटर में कि भाई हम मंडप की उभार नहीं कर सकते, जनरेटर वहाँ लगेगा, बेड लगेंगे, कारपेट लगेंगे, तो वो हम सब मिलकर वो काम आपको करके देंगे और एक कम से कम रेट में और गवर्नमेंट की मदद बोल के भी, और हमारे कुछ लोग उस पर जी सकेंगे। जो आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई हुई है कि लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है और अभी फिर से लॉकडाउन, तो इसके लिए कलेक्टर साहब ने बोले कि ठीक है हम इस पे और एक मरतबा हम चर्चा करेंगे और आपको आपके रेट्स और क्या क्या कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट बना के अगले मीटिंग में हम मिलेंगे बोल के लेकर आओ बोल के बोले। आज की पूरी स्थिति ये देखा जाए तो मंडप डेकोरेशन और डीजे और उसी के साथ जनरेटर, जब एक तरफ बता दे रही प्रशासन ये कह रहा है कि इन लोगों को, ये मंडप वालों को, डीजे वालों को कि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं और 5 व्यक्ति के ऊपर जो है तो जयंती की परमिशन नहीं है, तो जिस लोगों ने डीजे के लिए और जो जनरेटर के लिए एडवांस लिए है ये लोग अब वो एडवांस कहाँ से चुकाएंगे? जिन व्यापारियों को इन्होंने जो पैसा फिराया जाता है लेबर के लिए, अन्य लोगों के लिए, उस पर ये हालत हो रही है कि आज ये स्थिति हो गई है प्रशासन की। हमारे इन मंडप डेकोरेशन वाले और जो डीजे वाले, इनकी हालत ये हो चुकी है कि बाप भीख नहीं मंगन दे रहा और माँ घर में खाना नहीं दे रही। ये हालत जो तो ये मंडप और ये एसोसिएशन वालों की हो चुकी है। अब इसमें प्रशासन क्या निर्णय लेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे इस न्यूज़ को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.